दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट को अब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। खास तौर पर इस मामले को अंजाम देने वाले आरोपियों को लेकर कई नई बातें पता चली हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिस कमरे में इस धमाके की साजिश रची गई थी, उसको लेकर क्या पता चला, हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में क्या चल रहा था, साथ ही आतंकियों का असली प्लान क्या था, इन सब को लेकर बात करेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के सबसे कॉमन लिंक को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, बाहर से दिखने पर एकदम आम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसी, लेकिन अब पुलिस की फाइलों में इसका नाम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के ठिकाने के तौर पर दर्ज हो चुका है। कहानी शुरू होती है हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 से। एक छोटा सा कमरा जहां ताला लटका है, अंदर की दीवारों से अब भी केमिकल की गंध आती है। यहीं से वो साजिश निकली जिसने दिल्ली हिला दी। जांच में सामने आया कि इसी कमरे में कुछ डॉक्टर मिलते थे। इनमें एक था डॉक्टर मुजम्मिल शकील, कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। दूसरा नाम है डॉक्टर उमर नबी, वही जिसने दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट किया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। और तीसरी हैं डॉक्टर शहीन शाहिद, जिस पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा बनाने का आरोप है। पुलिस की पूछताछ और फॉरेंसिक सर्वे से जो मिला, उसने यही दिखाया है कि ये तीनों और कुछ और लोग मिलकर दिल्ली और यूपी में धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि धमाके की तारीख भी फिक्स थी, 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद गिराने वाली तारीख। आरोप है कि ये तारीख जानबूझकर चुनी गई थी। इंडिया टुडे और एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल्स चुरा कर लाते थे और हॉस्टल के कमरे में बैठकर बम बनाने के एक्सपेरिमेंट करते थे। कमरे नंबर 13 से मिली चीजें इस बात की गवाही देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव और केमिकल के निशान। जांच एजेंसियों को शक है कि अमोनियम नाइट्रेट, मेटल ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल मिलाकर ANFO टाइप एक्सप्लोसिव बनाया गया। सूत्र बताते हैं कि उमर और शाहीन के जिम्मे लैब से केमिकल निकालना और उन्हें फरीदाबाद के धौज और टाका गांव में पहुंचाना था, जहां इन्हें असेंबल किया जाता था। यानी लैब टू हॉस्टल टू असेंबल की सप्लाई चेन बन चुकी थी। आधिकारिक बयान और यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण भी आए। अल फलाह ने 2 दिन बाद कहा कि उनका इन डॉक्टरों से सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था और यूनिवर्सिटी में कभी अवैध गतिविधि हुई ही नहीं। प्रबंधन के दौरान की उनकी लैब में ऐसा कोई केमिकल नहीं रखा जाता जिसका गलत इस्तेमाल हो सके। फिर भी पुलिस सबूत जुटा रही है और कमरे की मिली चीज़ों की फॉरेंसिक पड़ताल जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके में हाई ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि मौके से उठाए गए सैंपल्स में से एक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट से भी ज़्यादा ताकतवर पाया गया। टीम ने मौके से 40 से ज़्यादा सैंपल्स उठाए हैं। इनमें 2 कारतूस, जिंदा गोलियां और कई जगहों से विस्फोटक के निशान शामिल हैं। जांच में पता चला है कि ब्लास्ट की तीव्रता और ताकत आम प्रकार के IED से ज़्यादा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी इसकी गवाही देती हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम में मृतकों के फेफड़े, कान के पर्दे और आंतें फटने जैसे आंतरिक चोटों का जिक्र है। कई शवों में तो ऐसे इंटरनल घाव मिले जिससे मौत तेज ब्लीडिंग और अंदरूनी चोटों के कारण हुई। धमाके की शॉक वेव इतनी तेज थी कि पास खड़े लोगों की हड्डियां तक टूट गईं। ब्लास्ट वाली जगह से कुछ दूरी पर नई लाजपत राय मार्केट की एक दुकान की छत पर गुरुवार को एक कटा हुआ हाथ बरामद हुआ, जो संभवतः किसी मृतक का हिस्सा है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस तरह के मलबे और मानव अवशेषों की बरामदगी ये भी दर्शाती है कि मृतकों की पहचान और दायरा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और DNA परीक्षणों की ज़रूरत बनी हुई है। घायलों की स्थिति भी चिंताजनक है। धमाके के बाद अस्पतालों में भर्ती लोगों में गंभीर मामले देखने को मिले। LNJP अस्पताल में भर्ती 35 साल के बिलाल हसन पहले ही ICU में थे और गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 अन्य मरीज अभी भी ICU में हैं और उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस धमाके में मौत का आंकड़ा 13 का हो गया है और 20 से ज़्यादा घायल हुए, पर मिसिंग लोगों की संख्या और भी चिंताजनक है। इस केस का एक बड़ा हिस्सा व्हीकल लॉजिस्टिक्स है। आरोपियों ने कई बार गाड़ियों का इस्तेमाल किया, खरीदा बेची काफ़ी हुई। उसके बाद एक नेटवर्क तैयार किया गया था जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो सके। पहली गाड़ी वही सफ़ेद Hyundai i20 थी जो 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल हुई। CCTV और टोल रिकॉर्ड से पता चला कि i20 सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आई थी और कई घंटे शहर में घूमती रही।
प्लान था कि बम को किले की पार्किंग में ब्लास्ट किया जाए, लेकिन किला उस दिन बंद होने के चलते हमला पास के ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ। डीएनए जांच से पुष्टि हुई है कि मुख्य आरोपी उमर ही कार चला रहा था। पुलिस ने फरीदाबाद और आसपास से और कार बरामद की। एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट मिली जो हरियाणा के खंडावली गांव में पड़ी थी। एक मारुति ब्रेजा यूनिवर्सिटी कैंपस के पार्किंग लॉट से मिली। तीसरी मारुति स्विफ्ट डिजायर भी कब्जे में आई, जिसमें से असॉल्ट राइफल और गोलियां बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक इकोस्पोर्ट का इस्तेमाल विस्फोट सामग्री ढोने के लिए किया गया था। ब्रेजा का इस्तेमाल रेकी और एंट्री एग्जिट रूट सुनिश्चित करने के लिए और I-20 को डिलीवरी और धमाके के लिए इस्तेमाल में लिया गया था। पुलिस को शक है कि कुल 32 गाड़ियां इस प्लान का हिस्सा थी, जिसमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और इकोस्पोर्ट जैसी कार शामिल थी। इन 32 गाड़ियों को पुरानी और बार बार बेची खरीदी हुई गाड़ियों में चुना गया ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो। फिर भी सीसीटीवी, पेट्रोल पंप रिकॉर्ड और टोल बूथ डेटा के जरिए इन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इन्हीं ट्रेसिंग के दौरान पुलिस ने एक आदमी फहीम को हिरासत में लिया, जिसने इकोस्पोर्ट कार पार्क की थी। वो आरोपी उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। उससे ये पूछताछ जारी है कि कार उसने कहां से ली और क्या वो विस्फोटक सामग्री की लॉजिस्टिक्स में शामिल था। साथ ही मिली गाड़ियों के जीपीएस, रजिस्ट्रेशन और बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि माल की मूवमेंट चेन, रूट और टाइमलाइन साफ हो सके। डॉक्टर शाहीन सईद का नाम अब इस केस में सबसे चर्चा में है। वो लखनऊ की रहने वाली, पहले एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर और फिर अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर रहीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन सिर्फ मॉड्यूल की सदस्य नहीं बल्कि उसकी कैंप और लॉजिस्टिक में एक अहम भूमिका निभा रही थी। सहकर्मी बताते हैं कि वो अक्सर कहती थी, मेरा असली काम 4 बजे के बाद शुरू होता है। पुलिस इसे डिकोड कर रही है क्योंकि आरोप है कि वो अपने दिन कामकाज से अलग रात या शाम में मॉड्यूल के काम में सक्रिय रहती थी। सोर्सेस के अनुसार शाहीन पर आरोप ये भी है कि वो जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा जमात उल मोमिनीन को भारत में संगठित करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कहा जाता है कि उससे संबंधित डिजिटल और लॉजिस्टिक लिंक मिले हैं। वो पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी की हेड रह चुकी हैं और बाद में अल फलाह से जुड़ी। यूनिवर्सिटी स्टाफ का कहना है कि वो अक्सर बिना बताए गायब रहती और नियमों की परवाह नहीं करती थी। हाथ में तस्बीह और हदीस की किताबें होती थीं। उसका व्यवहार भी दूसरे स्टाफ को अलग महसूस होता था। जांच में यह भी आया कि 2 कार ब्रेजा और स्विफ्ट डिजायर उसके नाम पर बताई जा रही हैं। डिजायर से असॉल्ट राइफल मिलने के बाद ही उसके और लिंक खोजे गए। शाहीन को गिरफ्तार किया गया और उससे जुड़े कागजात, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत जब्त किए गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के इतिहास को लेकर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी अब सिर्फ शिक्षा का संस्थान नहीं रहा। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के बाद ये एक जांच केंद्र बन गया है। संस्थान फाउंडर जव्वाद अहमद सिद्दीकी अब भी चर्चा में हैं। जव्वाद के बैकग्राउंड की बात करें तो वो महू मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीटेक किया और 1993 में जामिया मिलिया इस्लामिया में लेक्चरर रहे, पर फिर उनके व्यावसायिक कदमों की दिशा बदली। जव्वाद और उनके भाई ने अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरू की और ये स्टार्टअप 2000 में धोखाधड़ी आरोपों में पकड़ा गया। इसके बाद जव्वाद को तिहाड़ में 3 साल गुजारने पड़े। बाद में जव्वाद ने फिर से कदम रखा और अल फलाह का एम्पायर खड़ा किया। 2019 में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और धीरे धीरे कॉलेज बड़ा हुआ। पर जैसे जैसे कॉलेज में कश्मीरी डॉक्टर्स की भर्तियां बढ़ी, कुछ लोगों ने कैंपस में रूढ़िवादी और धार्मिक झुकाव की शिकायतें भी की। कोविड के दौरान नर्स और इंटर्न्स के साथ कामकाजी विवाद भी रिपोर्ट हुए थे। अब जब डॉक्टरों के तार ब्लास्ट से जुड़े, एजेंसियां अब यूनिवर्सिटी की गहराई से जांच कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी लैब में कोई भी अवैध सामग्री नहीं रखी जाती। पर जांच अधिकारियों का कहना है कि अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सब कर रहे थे। ताज़ा मामला तब सामने आया जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अचानक डाउन कर दी गई और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने उसे फर्जी मान्यता दिखाने पर नोटिस भेज दिया। NAAC के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर ग्रेड A का दावा किया था, जबकि उसका एक्रेडिटेशन 2018 में ही खत्म हो चुका था। इस पर नाराज NAAC ने इसे गलत और जनता को गुमराह करने वाला बताया और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कहा है कि जांच पूरी होने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लाल किला ब्लास्ट के बाद ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आई थी क्योंकि आरोपी डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद तीनों इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों डॉक्टर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे। अब इस यूनिवर्सिटी के आर्थिक लेन देन पर भी सवाल उठने लगे हैं।
सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी इसकी फंडिंग और इन डॉक्टर्स के बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह और ईडी डायरेक्टर की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि किसी भी वित्तीय गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। अल फलाह, जिसका मतलब अरबी में सफलता और समृद्धि होता है, आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। ब्लास्ट केस के आरोपियों से जुड़े नामों के बाद अब सरकारी नोटिस और ईडी की जांच ने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।